अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मस्जिद तालीम और तरबियत के सेंटर बने, ऐसी बात शाहीन अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब इन्होंने आयोजित सम्मेलन में कही। आज तारीख 3 जनवरी 2022 सोमवार के रोज सुबह 11:30 बजे परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला इनके तैयबा मेंशन निवास स्थान पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नए निर्वाचित सदस्य और शिक्षा जन जागृति के लिए आए हुए कमेटी का सत्कार और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मौलाना मोहम्मद अय्यूब नदवी भटकली ये थे। तो इस कार्यक्रम में आए हुए सांसद फौजिया तहसीन खान, विधायक बाबाजानी दुर्रानी, समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद, एडवोकेट असलम साहब के साथ अन्य मान्यगण आए हुए थे। इस दौरान डॉक्टर अब्दुल खदीर इन्होंने अपने विचार रखते हुए अध्यक्ष भाषण में मौलाना मोहम्मद अय्यूब नदवी इन्होंने कहा कि शादियां सादगी से करते हुए शिक्षा पर अधिक खर्च करें, ऐसा आह्वान इस समय किया। दरमियान इस कार्यक्रम में शाहीन अकादमी के अब्दुल खदीर ने बताया कि आने वाले 21 तारीख को अपने बेटे की शादी परभनी के मनपा सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला इनके बेटी के साथ होने जा रही है। यह शादी सादगी से की जाएगी, इसमें कोई फजूल खर्च नहीं किया जाएगा। में होने वाली धूमधाम की फजूल खर्ची को रोकते हुए इस बार सैयद समी उर्फ माजुलाला इन्होंने अपने बेटी की शादी के दौरान 21 जरूरतमंद लड़कियों की शादियां रखने की जानकारी प्राप्त हुई है। आए हुए मान्यगणों का सत्कार और स्वागत सैयद समी उर्फ माजुलाला और नगर सेवक इमरान हुसैनी ने किया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना अब्दुल रहीम नदवी ने किया तो आभार सलीम मोहिउद्दीन इन्होंने माना। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए नजीम लाला, मौलाना मुजीब खान दहलवी, आसिफ लाला, टिका खान, सैयद मुश्ताक, शेख मोहसिन बागवान, सैयद इसरार, हबीब भाई आदि ने मेहनत ली। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पॉलिसी है तो वो पॉलिसी लोगों तक पहुंचाई जा सके, साथ ही पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की कोई काउंसलिंग होनी हो तो हो सके, और हम लोग वो करने की कोशिश भी करते हैं। जो माहिरीन है तालीम के उनके साथ भी इस तरह करते हैं, उनको बुलाते हैं। आज भी कई माहिर तालीम यहाँ मौजूद हैं और जिससे जो बात बन सकती है, जो इस्तेफादा हो सकता है, वो करने की कोशिश होती है। तो इस तरह से एक फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन है, इदारों का एक इदारा है। दीन की तालीमात से तो दुनिया का फायदा हो रहा है। मिसाल के तौर पे हमें जब नमाज की एक सिमत तयन करनी है, निर्धारण करना है, तो हमें जमीन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मालूम होना और कहाँ पे शुमाल है, कहाँ पे जुनूब है, कहाँ पे मशरिक है, कहाँ मगरिब है। जब नमाज कोई पढ़ेगा और जहन उस तरफ ले जाएगा तो उसे ये बात मालूम करनी ही पड़ेगी। तो इससे वो उसका साइंस का फायदा हो गया। जब जाती तौर पे साइंस का फायदा हो गया तो समाज का भी फायदा हो जाएगा। अगर उस तरफ वो जहन लेके जाए तो हम हर शाम मगरिब पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एक मिनट फजर का या मगरिब का वक्त घटता बढ़ता है। दिल्ली में ज्यादा बढ़ता है, आपके वहां कम बढ़ता है क्योंकि आप इक्वेटर के करीब हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ सोचेंगे तो दीन की एक बात हमें दुनिया की तरफ ले जा रही है और दुनिया का फायदा करवा रही है। उसी तरह से चाहे ज़कात देना हो 2.5% या गंदुम पे 10% या फिर मिरास की तकसीम हो कि 1/3 का 1/4 और उसका 2/3 कितना होता है, मिसाल के तौर पे, तो आपको जब तक गणित नहीं आएगी आप मिरास तकसीम नहीं कर पाएंगे। तो दीन का जो भी इल्म है वो आपको एक तरीके से बाय डिफॉल्ट दुनिया के फायदे के लिए ले जा रहा है, अगर आप अपना फायदा करना चाहें तो। हमारी दुनियावी तालीम ऐसी होनी चाहिए जिससे दीन का फायदा हो। टेलीविजन हर घर में मौजूद है, लेकिन हम जब पढ़ाई का नंबर आता है तो अपनी माजूरी का इजहार करते हैं। इस बात की हमको सेंसिटिविटी लानी है समाज में, इस बात की बेदारी लानी है कि हमारे लिए टेलीविजन जरूरी नहीं है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए जिन आलात को जरूरत है वो हमें जरूर हासिल करना है। कम खाएंगे, कम पहनेंगे, लेकिन तालीम के लिए जो चीजें की जरूरत है उसे हम जरूर खरीदेंगे। कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनका माइंड बिल्कुल प्योर होता है और वो जब सोचते हैं तो बगैर किसी लाग लगाव के सोचते हैं। उन्हीं के दिमाग में इनोवेशन होता है और इस बात को पॉलिसी में खास तौर पे कहा गया है कि जो 3 साल से लेकर के 8 साल के जो माइंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और सबसे ज्यादा उनके अंदर जो है वो जहानत की ग्रोथ होती है उस एज में। इसलिए उसके लिहाज से एक नया निसाब भी दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। उपास तक पहुंचाइए और ऐसे इदारे जो है शुरू होना चाहिए। भीड़ में भी हम उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पर भी उम्मीद कर रहे हैं। ये सारा मंजर मौलाना मोहतरम अय्यूब भटकली नदवी साहब देख कर आए हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि 2 घंटे के लिए उनको हम इनवाइट करे थे, लेकिन हमारी खुशनसीबी 3 दिन बैठ देखे हैं, उसको पूरा महसूस करे हैं और उनकी सरपरस्ती में हम इंशाल्लाह इस नजरिए को इंशाल्लाह फैलाने की कोशिश करेंगे और ड्रॉप आउट के लिए काम हो। ड्रॉप आउट बच्चे जो है सिर्फ तालीमी कमजोरी की वजह से हमारा मानना है कि ज़्यादा बच्चे तालीमी इनक़ता का शिकार होते हैं, गुर्बत की वजह से भी होते हैं, लेकिन उसकी जो है परसेंटेज कम होता है, हमारा पर्सनली मानना है। तो तालीमी कमजोरी ख़त्म करने के लिए
मसाजिद हमारे जो है इस्तेमाल में आए। हमारे मसाजिद सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हमारे मसाजिद दावत के मराकिज़ बने, हमारे मसाजिद इबादत के मराकिज़ हैं, हमारे मसाजिद जो है खिदमत के मराकिज़ बने और हमारे मसाजिद तालीम और तरबियत के मराकिज़ बने। इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। बॉम्बे में एक मस्जिद में ये काम शुरू हो गया है और बीड़ में माशाल्लाह बहुत जल्द अल्ट्रेशन के साथ काम हो रहा है और भी कई मुकामात पर हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मसाजिद ऊपर का फ्लोर खाली है, हफ्ते में सिर्फ 20 से 25-30 मिनट के लिए इस्तेमाल में आता है और जबकि बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, छप्पर में बच्चे पढ़ रहे हैं। सर्दियों में बिहार हाल में जाके देखा 4 मंजिला मस्जिद है और बच्चे छप्पर में जो है सुबह में नाजरा पढ़ रहे हैं। मसाजिद को तालीम के मराकिज़ बनना चाहिए। क्या ही अच्छा होगा गरीब बस्ती के बच्चे आके मस्जिद में जो है सेल्फ स्टडी करें, सुपरवाइज स्टडी करें। क्या ही अच्छा होगा ड्रॉप आउट को जो है उनकी बुनियादें ठीक करने के लिए वहाँ पर एक AICU कायम हो जाए। एक अगर ऐसा कुछ माहौल बन जाए तो यकीनन लाखों मसाजिद हमारे मुल्क में हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। दावत के, इबादत के, तालीम और तरबियत के और खिदमत के मराकिज़ बने। आप स्टूडेंट से एड्रेस कर रहे हैं, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उनको एहसास दिला रहे हैं कि तुम कौम का सरमाया है, तुम बड़े कीमती हैं, तुम ताकतवर हैं तो हमारा मुस्तकबिल ताकतवर है, तुम बाअखलाक हैं तो हमारा मुस्तकबिल जो है ठीक है। हम देने वाले बनेंगे तो दुनिया लाइन में ठहरने के लिए तैयार है। हम हमारे बच्चों को ताकतवर बनाना चाह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से, बुराइयों से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाफिज बच्चे जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हाफिज हैं, उनको हम लेकर उनकी बुनियादें ठीक करते हैं और ख़ासतौर पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक करके एक अलग से डिपार्टमेंट है उनके लिए और उसका नाम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें मैथ्स और लैंग्वेजेस को ठीक करके उनको उनकी उम्र के हिसाब से 2-2.5-3 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करके उनको 9th और 10th में उनकी उम्र के हिसाब से बिठाते हैं और वो बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं सब्जेक्ट को और देखते 3 साल से 4 साल के अरसे में हाफिज बच्चे जो कभी स्कूल की शक्ल नहीं थे वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। हालात का कुछ मजबूरी रही है, तारीख की मजबूरी रही है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान का मुसलमान तारीखी तौर पर पसमानदा है। माना हुआ हकीकत है जो एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है और दूसरे आदाद शुमार भी कहते हैं। उसके बाद भी 10 साल हो गए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हुए, 10 से ज़्यादा साल हो गए। उसके बाद भी जो सर्वे हुए, रिपोर्टें आई हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी में और उसके साथ साथ माशी पसमानदगी या दूसरी पसमानदगी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। ये सोच का मुकाम है और ख़ास तौर से हमारे रहनुमाओं के लिए सोच का मुकाम है, हमारे कायद के सोच का मुकाम है, हमारे उलमा इकराम के लिए सोच का मुकाम है कि क्या चीज़ है जो हमको पीछे रखे हुए है, क्या बात है। इतनी कोशिशें काबिशें हो रही हैं, हम जाते हैं हर शहर में कहीं ना कहीं कोई कॉलेज, स्कूल, मदरसे, एक चेन है। सदर जलसा हिंदुस्तान से, दिल्ली से मुस्लिम पर्सनल रिपोर्ट के अरकान तालीमी बेदारी इस मौजू पे तमाम की तहारत से ये बात वाज़ेह हुई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा की जाए। और वो पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला में अपना दौरा कर रहे हैं। मैं उन सबको दिली मुबारकबाद और उनकी इस पेशकदमी का खैर मखदूम करता हूँ। महाराष्ट्र में आए तो फिर हमको किस जबान में तालीम लेना है, कर्नाटक में गए तो हमको किस जबान में तालीम लेना है, आंध्रा में चले गए तो किस जबान में तालीम लेना है। हमारे को सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारी जबान में, उर्दू जबान और दिगर जबान। अगर महाराष्ट्र में हमको पढ़ना है
हिंदी तो हमको पूरी तालीम मराठी या इंग्लिश में ही लेना पड़ेगा और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उर्दू की तालीम हमको लेना पड़ेगी। सच्चर ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा कि मुसलमानों का नौकरियों में पसमानदा होने का एक बड़ा कारण ये है कि वो अपने इलाकाई जबान जो मराठी है या कानड़ी है उसमें पूरी तालीम नहीं लेते हुए उर्दू जबान में ही तालीम लेते। हम जिस जबान में, जिस रियासत में, जिस सूबे में रहते हैं उसकी जबान क्या है और उस जबान पे कमांड रखते हुए हमने उर्दू को बाजू में रखते हुए उर्दू की भी हम कुरान हिज्जों के साथ पढ़े तो ऑटोमेटिक उर्दू आती है हमारे को। सबसे पहली बात हमको हमारे अज़ाइम बुलंद रखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अज़ाइम बुलंद नहीं रहेंगे तो अल्लाह की मदद भी हमको मिलने वाली नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी जिला ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समिति की ओर से आज तारीख 3 जनवरी 2022 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन किया गया। जिला प्रशासन को निवेदन देते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को खरी खोटी बताकर राजनीति कर रही है। इससे ओबीसी समाज में बड़े पैमाने पर असंतोष निर्माण हुआ है। प्रमुख मांग है कि ओबीसी आरक्षण कायम रखा जाए, आरक्षण लागू होने तक चुनाव आगे बढ़ाए जाए। इसके साथ अन्य मांगों को लेकर मंजूर नहीं किया गया तो समूचे जिले में आंदोलन किया जाएगा। इस निवेदन पर भगवान वाघमारे, एडवोकेट सौराज सिंह परियार, विशाल बुधवन, संतोष मुरकुटे, डॉक्टर धर्मराज चौहान, प्रोफेसर किरण सोनटके, हरिहर वांजे, दत्ता माइंदळे, कीर्ति कुमार बुरांडे, तुकाराम साठे, कृष्ण कटारे, आनंद बनसोड़े, रविंद्र देशमुख, सुभाष पांचाल के साथ बड़ी संख्या में ओबीसी नागरिकों के हस्ताक्षर है। दरमियान इस धरना आंदोलन को विधायक बाबाजानी दुरानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, सांसद, विधायक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने समर्थन दर्शाया। ओबीसी बांधवाच्या वतीनं हे जे ओबीसी आरक्षण, राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केलं आहे। आमची मागणी अशी आहे की आमचं आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यात यावं, लवकरात लवकर आमची जनगणना करण्यात यावी आणि आम्हाला आमच्या जनगणनेच्या संख्येनुसार, आमच्या लोकसंख्येनुसार आम्हाला आरक्षण देण्यात यावं ही मागणी आम्ही सर्व ओबीसी बांधव करत आहोत। आम्ही आमच्या हक्कासाठी या ठिकाणी लढत आहोत आणि निश्चितच जोपर्यंत आमचा हक्क आम्हाला मिळत नाही आम्ही तोपर्यंत रोडवर उभा राहू आणि शासन कुठले असो प्रत्येक शासनाशी आम्ही या ठिकाणी आमच्या हक्कासाठी लढणार आहोत। कोरोना महामारी के कार्यकाल में मनपा ने खरीदी किए हुए निचले दर्जे के सामग्री की जांच करने के पत्र जिला कलेक्टर ने 28 दिसंबर 2021 को जारी करते हुए मनपा आयुक्त को दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में परभनी शहर के कोविड सेंटर बनाए गए थे। कुछ समय के लिए इलाज भी की सुविधा मिले, इसलिए मनपा ने शहर में विविध जगहों पर सेंटर बनाकर उसके लिए बेड, पलंग और अन्य सामग्री बड़े पैमाने पर खरीदी की थी। यह सामग्री निचले दर्जे की खरीदी करने से एक साल में ही यह सामग्री भंगार की हालत में दिखाई दे रही है, इस्तेमाल में नहीं आने के काबिल हुई है। इस खरीदी का कोई ऑडिट नहीं होगा। यह जानकारी होने के कारण गलत फायदा उठाते हुए हवा के सवा भाव कीमतों में यह सामग्री खरीदी की गई थी। सामग्री शहर के नटराज रंग मंदिर में धूल खाते पड़ी हुई है। आज तीसरे लहर की माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालत में यह सामग्री इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इस बात को गंभीरता से लेकर प्रहार जनशक्ति पक्ष ने इस पर आवाज उठाकर जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन देकर मांग की थी। इसके तहत मनपा आयुक्त को निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़लकर इन्होंने पत्र देकर निचले दर्जे के खरीदी के आरोप लगाए। प्रहार जनशक्ति पक्ष ये मांग की जांच का अहवाल पेश करे, ऐसा कहा है। महानगर पालिकेने अनेक ठिकाणी विलगीकरण कक्ष आणि आरोग्य सेवा देण्यासाठी केंद्र उभी केली होती। यासाठी लागणारे जे काही साहित्य आहे त्यामध्ये बेड आहेत, याच्यानंतर खाटा आहेत आणि बरंच इतर आरोग्य साहित्य आहे, हे संपूर्णतः निकृष्ट दर्जाचं खरेदी केलं होतं। याचे पुरावे प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना 1 डिसेंबर रोजी आम्ही निवेदनाद्वारे दिलेला आहे। या तक्रारीची दखल घेत माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिनांक 28 डिसेंबर 2021 रोजी एक पत्र काढले आणि परभणी शहर महानगरपालिका आयुक्तांना एक आदेश दिला आहे की या प्रकरणाची आपण सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी। महानगरपालिकेने खरेदी केलेले जे काही साहित्य आहे ते आज रोजी परभणीच्या नटराज रंग मंदिरमध्ये भंगारात पडून आहे। 1 वर्षाखाली खरेदी केलेले जर लोखंडाचं साहित्य असेल, बेड आहेत, खाटा आहेत, ह्या जर गंजून जात असतील तर त्याचा दर्जा हा लक्षात येतो। आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना जी काही तक्रार केली होती त्याची दखल घेतली आहे आणि ह्या संक्रमण काळामध्ये जे एक रॅकेट काम करत होतं, जे जिल्हा परिषदच्या खरेदीमध्ये होतं,
सिव्हिल सर्जनच्या खरेदीमध्ये होतं आणि महानगरपालिकेच्या खरेदीमध्ये होतं. हे रॅकेट उघड होणार आहे आणि शासनाचा जो पैसा आहे की आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीमध्ये हे केलं जात नाही, ऑडिट केलं जात नाही, याचा फायदा घेऊन ही झालेली खरेदी पूर्णतः बोगस आहे. याच्यावर कारवाई व्हावी असा आदेश आज माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिलेला आहे. प्रभाग क्रमांक 16 के ताड़ेश्वर नगर और रोशनी नगर के रास्ते के काम का उद्घाटन संपन्न। आज तारीख 3 जनवरी 2022 सोमवार के रोज परभनी के प्रभाग क्रमांक 16 ताड़ेश्वर नगर रोशनी नगर रास्ते के काम का उद्घाटन विधायक सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। 25 से 30 लाख रुपए के निधि से इस रास्ते का काम किया जा रहा है। इस समय नगर सेवक फारूक बाबा, जय श्रीताई खोबे, नागेश सोन पसारे, फिरोज बाबा, शेख अजीज बादल, शेख रफीक, वार्ड के नागरिक और महिलाएं बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभनी के प्रभाग क्रमांक 16 में ताड़ेश्वर नगर में यहाँ पर कई 35 सालों से ये रास्ते के लिए लोग तरस रहे थे। आज फारूक बाबा, भाभी हमारे खोबे मैडम, इन्होंने जो यहाँ पे अपनी कोशिशें और जो जद्दोजहद करते हुए यहाँ रोड का काम लाया है, मंजूरी की है, आज उसका उद्घाटन पाथरी के विधायक सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। और उद्घाटन के दौरान जब ये यहाँ पर लोग आए, हम यहाँ पर हमारे फारूक बाबा से बात पूछेंगे कि भाई आज 30-35 सालों से जो वार्ड के अंदर का काम रुकी हुई थी समस्या, और आप 5 साल में आने के बाद वो काम किए, तो इसके बारे में आपके पास जनता के लिए बोलने के लिए जो आने वाले इलेक्शन में जो काम है वो कामें बोलेंगे या फिर आप खाली आश्वासन रहेगा? दिख रहा ना पब्लिक को भी कौन काम करा, क्या करा। इस तरह से प्रभाग क्रमांक 16 में यहाँ पे जो कितने लाख का फंड का काम किया गया है? हमारे पास नहीं बोले तो कम से कम 50 कोटी का काम होने वाला है, उससे ऊपर ही होने वाला है। ये जो आप रास्ते जो काम लिए तुमने आज उद्घाटन हुआ, ये जो रास्ता है, ये जो इस पे जो है तो ये डीपी प्लान में है। अच्छा, ये इसमें जो है तो 35-40 साल से इस पे डीपी प्लान है, ये काम ही करना नहीं आ रहा था। ये साहब ने उनके खुद के निधि से हमको करके देने का आश्वासन दिया और काम चालू भी होगा। ये ताड़ेश्वर नगर है और रोशनी नगर है। अच्छा, दो इलाके ये यहाँ पे काम ही नहीं करने को आता था डीपी प्लान का। तो अभी कितने लाख का काम हुआ है ये फंड विद्युत रास्ता? ये अभी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का काम है, ये डामरीकरण। ये जब ये 35 सालों से ये रास्ता रुका हुआ था, तो इसकी रखने की वजह जो बताई जा रही तुम्हारी कि भाई इस पर डीपी प्लान था, लेकिन अब ये जनता यहाँ बस गई हुई है, घरें बस गई हुई है। इसके बाद आपके जो प्लानिंग आया है आज जो बनाने का, तो ये इसके माध्यम से आप हमारे माध्यम से व्यूअर्स को ये बताइए कि जो काम अब यहाँ पे किया जा रहा है, अब अंदर की गलियों को भी हमने देखा है, ये के लिए क्या नियोजन रहेगा? अंदर की गली भी साथ तो साथ ले रहे ना, ये भी रोड और वो भी रोड, दोनों भी साथ तो साथ ही ले रहे हैं। अभी नाली का काम होगा परसों। अच्छा, नाली का भी काम कर दिए वहाँ अपने इसमें स्वच्छता निधि में से। जिस तरीके से अभी अपने यहाँ के फारूक बाबा इन्होंने बताया कि भाई ये डीपी प्लान में होने की वजह से 30-35 सालों से काम नहीं हो सका, लेकिन आज जो है तो इसको हटाकर यहाँ पर काम लिया गया। आपण इथं दोन वेळा निवडून आलात आणि आपण अध्यक्ष बी राहिलेले आहेत। यानंतरही आपल्या जसं आनंद नगरमध्ये जे आमचे कैलासवासी, आमचे मोठे भाऊ, खोबे भाऊ आमचे जे होते, ज्यांनी जे काम केलं होतं, जे आज आनंद नगर दिसते त्या ठिकाणी बसलेलं, तो हम ये बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को कि जो रेलवे स्टेशन के इलाके में जो घरें बसाई गई थी, वहाँ पे हमारे विलास खोबे इन्होंने जो है तो वहाँ पर वो घरें बसाई हुई है। आज वो लोग अपने अमन और सुकून से रह रहे हैं। आज हम उन भाभी से पूछना चाहेंगे कि भाई वो लोग आज भी कुछ चीज़ों के लिए महरूम है, यानी कि भाई वंचित है, त्यासाठी आपण आता पुढचं पाऊल काय राहिलं? नाही, या परभणीच्या शहराची मी प्रथम नागरिक राहिलेले आहेत आणि स्वर्गवासी विलासराव खोबे पाटलांचं जे तुम्ही नाव घेतलेलं आहे, त्यांचं खूप सगळ्या लोकांवर प्रेम होतं, त्यांना पण लोकांनी प्रेम दिलेलं होतं। आमच्या पण 10 वर्षामध्ये मला पण निवडून दिलं आणि ह्या 5 वर्षात पण मी महापालिकेमध्ये आहे। माझ्यासोबत फारूक बाबांना पण सोबत आम्ही दोघांनी पण काम केलेलं आहे। काम करण्याची खूप इच्छा आहे, पण वरून फंड काही आपल्याला पाहिजे तेवढा मिळत नाही आहे, कमी पडते आणि आरक्षण असल्यामुळे त्या जागेमध्ये काम करू शकत नाहीत। आम्ही दोघांजणांनी मिळून साहेबांच्या पाठीमागं लागून साहेब आम्हाला लोकांनी ते मतदान दिलं आहे आणि 5 वर्षात आम्ही ते 1 रुपया सध्या काम केलं नाही। आरक्षणची जागा होती डीपी प्लॅनची, आम्ही पहिल्याच मिटिंगमध्ये हा डीपी प्लॅन उठलेला आहे। पुढच्या 5 वर्षामध्ये तर काही त्याचा प्रश्न राहणार नाही आहे। या ठिकाणी घरकुल योजना पण आम्ही देऊ शकला नाहीत, म्हणून आम्ही साहेबांच्या निधीमधून हा रोड घेतला आहे आणि हे रोशनी नगरचा जे रोड आहे ते आम्ही इथून स्वच्छता निधीमधून दोघांजणांनी मिळून आम्ही हे पण करायचं आमचं मानस आहे। आणि यांच्या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा जे फंड येतील ते चांगल्या पद्धतीने वापरून आम्हाला एवढंच आहे की बाबा सगळ्या लोकांना महापालिकेच्या सुखसुविधा मिळायला पाहिजे। एवढी गोष्ट एक होती तर की ह्या गल्लीमध्ये पाणी सुद्धा प्यायला नव्हतं। मागच्या 2 वर्ष नाही, मागच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही ह्यांना पाणी पुरवठा सुद्धा व्यवस्थित ह्या कॉलनीमध्ये दिलेला आहे, पण लोकांना आता पाणी दिल्यामुळं लोकांचे 50% प्रश्न सुटले आलेत, एवढे काही प्रश्न नाही आहेत।
पण मूलभूत सुविधा महापालिकेने द्यायला पाहिजेत तितके आपण देऊ शकणार चालत या ठिकाणी, कारण सगळे लोक सुशिक्षित आहेत, मागासवर्गीय लोक आहेत, दलित लोक आहेत, पण त्या लोकांना घरकुल योजना पण आम्ही देऊ शकला नाहीत, कारण हे आरक्षणाची जागा असल्यामुळे आम्ही देऊ शकला नाहीत. येईन त्या काळामध्ये ते पण आम्ही काम पूर्ण करूच. ताई, तुम्ही जसं आता सांगितलं कि भाई या ठिकाणी आम्हाला वरून फंड जेवढं पाहिजे तेवढं भेटत नाही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारे माध्यम और हमारे व्यूवर्स से और हमारे नागरिकों के दिलों में जो बात है वो बात हम आपको हमारे माध्यम से बताना चाह रहे हैं। महानगर पालिका में, नगर पालिका में जो है तो जिस तरीके से कांग्रेसी सत्ता है, इसके बावजूद आपकी जो सरकार भी ऊपर राज्य की बैठी हुई है, इसके बाद कहाँ ऐसी जो तो माशी चिंकली बोलते, ऐसा क्या हुआ है? आमचं काय म्हणणं आहे की जे आमचं सगळं युतीचं सरकार आहे पुढे आघाडीचं, तर त्या पद्धतीनं काही आम्हाला फंड भेटला नाही. फक्त आम्हाला दलित वस्ती भेटली, ठोक निधी काही आम्हाला भेटलेला नाही आहे. ज्यावेळेस सगळ्यांनी सांगितले की तुम्हाला ठोक निधी मिळेल, पण आपल्या महापालिकेला आतापर्यंत 1 रुपया ठोक निधी भेटलेला नाही आहे. जे सैन्याला भेटला, BJPने काही पैसे देऊन आणलेला असत, सैन्यानं पण त्यांच्या मंत्र्याकडनं आणला, पण आम्ही पण भरपूर प्रयत्न केले. आमच्या सरकारमध्ये असताना मंत्र्यांना प्रयत्न केलेत, पण आतापर्यंत आणखीन आमच्या काही हातात ते फंड पडलेला नाही आहे. ज्यावेळेस ते फंड जर आला तर आम्ही आणि आपले अशोकराव चव्हाण जे आहेत आपले बांधकाम मंत्री, त्यांच्या फंडातून आपल्या कमसे कम शहराला 4.5 कोटी रुपयाचे आमच्या प्रभागामध्ये त्यांचे रस्ते आहेत. आपल्याला फक्त ह्या ठिकाणी अशोकराव चव्हाण आपल्याला भरपूर पण दिलेलं आहे. आणि एका महिन्यामध्ये तुम्हाला दिसून येईल की परभणीमध्ये जे मेन रस्ते त्याच्यात एक पण रस्ता राहणार नाही आहे, पूर्ण त्याचे कामं चालू होतील. अभी आपने जैसे बात बताई कि अशोकराव जी चौहान के फंड से जो तो अब मेन रास्ते जो तो बनने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मामला ऐसा आ रहा है कि एरिया ही अपना, जैसा कहते हैं कि भाई पड़ोसी मज़े में और घर के लोग ही भूखे, ऐसा वार्ड की स्थिती बन रही है. इस पर जब आपका माहौल बनाएंगे म्हणतात ते खरं आहे, पण दलित वस्तीचं कसं असतं, ज्या ठिकाणी आरक्षित आहे जागा त्या ठिकाणीच आपण ते काम करू शकतात. ओपन ठिकाणी आपण दलितचा फंड वापरू शकत नाहीत. त्या ठिकाणी 25% तरी दलित पाहिजे, त्या ठिकाणीच आपण दलित वस्ती वापरू शकतात. पण त्याच्यामुळे काही जे ओपनचा वार्ड जे आहे त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला काम करता येणार गेले. आता ठोक निधी जे मंजूर झालेला आहे आम्हाला, आमचे 30 लाखाचे एस्टिमेट झालेले आहेत. हे 15 ते 20 दिवसामध्ये आम्हाला ते काम आमचे चालू होते ना. एकंदरीत देखा जाए तो हमारे वार्ड जो प्रभाग क्रमांक 16 के दोनों नगर सेवक जो मेहनती है, उन्होंने फारूक बाबा और हमारे जय श्री ताई खोबे मैडम ने ये बात बताई है कि हम तो काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए आर्थिक मदद से रुकाया जा रहा है. लेकिन आने वाले दिनों में अशोकराव जी चौहान के सर पर हाथ रहने के बाद हम इस शहर को और उसके वार्ड को भी सुधारना करेंगे और ये 2 महीने में हमारे शहर का चेहरा मोहरा बदलते हुए दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है. अब ये आश्वासन कब तक पूरा होगा ये आने वाला समय ही बताएगा. प्रभाग क्रमांक 16 के जहाँ पर आज रोड का निर्माण हो रहा है, उसका जो उद्घाटन यहाँ के विधायक सुरेश राव जी वरपुड़कर ने किया है, वहाँ के नागरिक से हम मिलते अनिल धावनकर से कि भाई आपका जो ये रास्ता था कितने सालों से बाकी था? हे कमीत कमी 30 ते 35 वर्ष रस्ता हे बंद आहे आणि प्रमुख रस्ता आहे. त्याच्यामुळे इथली प्रत्येक गोष्टीची गैरसोय होत असते. कोणी या रस्त्याचं कोणी उल्लंघन करणार, कोणी पाहत नाही, कोणी ह्या रस्त्यावर कोणी लक्ष देत नाही. त्याच्यामुळे इथलं कुठं निधी येत नाही असेच सांगणारे आहेत. कोणी निधीच नाही, इथले पैसेच नाहीत. वंचित लोक असल्यामुळे इकडे कोणी लक्ष देत नाही. त्यामुळं हे जे आताचे ओपनिंग केलेले आहे रस्त्याची आणि योगदान जे जास्त या नगराला असेल ते फक्त केवळ फारूक बाबाचं आहे, बाकी केवळ कोणाचंच. येतात नगरसेवक येतात बोलतात, पण कोणाच्या समस्या कोणी मिटल्या नाहीत, सोडल्या नाहीत. त्यामुळं जितकं आमच्यासाठी जे वर्चस्व केलं असल्या नगरासाठी, क्रांतीनगर, ताडेश्वर नगर, रोशनीनगर, केवळ त्यांचं आमच्यासाठी जेवढे ते झटले असतील फक्त केवळ फारूक बाबाचं. आणि पाणीसुद्धा त्यांचंच, पण त्यांच्यामुळं आम्ही आतापर्यंत व्यवस्थित आहोत. रोड नाल्या ह्याने आतापर्यंत करत आले, जे काही समस्या असतात गोरगरिबाच्या ते देत गेले, पण आतापर्यंत हे रोड का होत नाही ह्याचं त्यांनी ठराव. रास्ते के बोगस काम दिखाई देने पर गुत्तेदार को काले यादी में डाल दिया जाएगा. विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने त्रिधारा पिंपरी देशमुख रास्ते की जांच. मेरे चुनाव क्षेत्र में हो रहे विकास कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उसी तरह रास्ते निर्माण के काम बोगस दिखाई देने पर संबंधित गुत्तेदार को काली यादी में डालने की सिफारिश की जाएगी. ऐसा प्रतिपादन विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने किया. परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में विविध कामों के रास्तों के निर्माण के लिए शासन की ओर से करोड़ों रुपयों का निधि उपलब्ध कराकर दिया गया है. इन कामों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की. आज तारीख 3 जनवरी 2022 सोमवार के रोज परभनी तहसील के त्रिधारा से पिंपरी देशमुख इस रास्ते के काम की विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने की. इस समय उनके साथ रविंद्र देशमुख, नंद कुमार अवचार और बीएंडसी विभाग के अधिकारी हाजिर थे. इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने रास्ते निर्माण को खोद
और कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कामों के बारे में नागरिकों के तकरार आने पर तुरंत वहीं पर उसी काम की क्वालिटी की जांच की जाएगी और बोगस काम दिखाई देने पर गुत्तेदार के खिलाफ कार्रवाई कर काले यादी में डालने की सिफारिश कर समय त्रिधारा, उकलत, नवगढ़, पिंपरी देश। आज अल्पसंख्यक दिवस को लेकर जो हमारे पास 18 दिसंबर से जो मामले चल रहे हैं, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके नहीं मनाने की वजह से यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के एनजीओ के सेवाभावी संस्था के और राजनीतिक लोगों ने इस बारे में बात की, तो इसको जो तो आगे बढ़ाकर जो तो 3 तारीख दी गई थी। उससे पहले 1 तारीख भी दी गई थी, वो हमारे इसमें के जो लोग हैं तो बताएंगे। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज जो बैठक हुई है तो ये अल्पसंख्यक अलावा बैठक हुई, यानी कि दिवस का तो दिन ही चलेगा। अब इस पर हम जानते हैं कि भाई जिस तरह आज मीटिंग हुई तो इस मीटिंग से हमारे जो यहाँ के कायद है और जो एनजीओ के सेवाभावी संस्था जिम्मेदार लोग हैं ये उनसे मुतमईन हुए और समाधान हुए क्या। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। पहले हम बात करेंगे उस्मान भाई से कि भाई आप जो है तो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जो तो आप जुड़े हुए भाई, आज जो मीटिंग ली गई सर तो उसमें जैसा आप मुतमईन हुए और समाधान हुए क्या जो मीटिंग ली गई। हाँ, परभणी जिल्हा अल्पसंख्यक बहुल जिल्हा आहे आणि शासन निर्णय आहे. शासन निर्णय अन्वये प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडून ज्या योजना अंमलबजावणी होत आहे ती योजना अंमलबजावणी कागदावरच होत आहे आणि अल्पसंख्यक आढावा बैठक ही तिमाही होणे आणि बैठकीच्या प्रोसिडिंगनुसार कारवाई होणे हे अपेक्षित असताना जिल्हा प्रशासनाकडून अल्पसंख्यक कल्याण समिती अल्पसंख्यक कल्याणाच्या ज्या योजना आहेत, ज्या तक्रारी आहेत त्याचा उहापोह होणं गरजेचं आहे. असं होताना दिसत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यक कल्याण समिती एकतर नव्याने गठीत होणे, सदस्य गठीत होणे आणि येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणे आणि पुढील आढावा बैठकीत त्यांच्यावर आढावा घेऊन आढावा अगर त्यांनी त्याच्यात दुरुस्ती नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी हीच मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनकडून अपेक्षा. जिस तरह हम यहाँ पे बात करने बताएंगे कि भाई मोहित अंसारी साहब, जिस तरह आज जो बैठक ली गई है अल्पसंख्यक के अलावा बैठक ली गई है, अल्पसंख्यक दिवस दिन तो चले ही गया, लेकिन इसके बारे में जो तो यहाँ पर जो बातें रखी गई है इस पर क्या आपको महसूस हुआ। अल्पसंख्यक अलावा दिवस ये जो है पहले अल्पसंख्यक दिन को रखा गया था 18 दिसंबर को, उसमें वर्चुअल मीटिंग में सिर्फ 14 लोग आए थे। तो हमने मैडम से दिलगिरी व्यक्त की थी तो उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी और आज 27 को मीटिंग रखे, मगर किसी वजह से 27 की मीटिंग पोस्टपोन्ड होकर आज 3 तारीख को मीटिंग रखी गई थी, मगर उसमें भी उनको कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है या क्वारंटाइन है। और आज भी जो काटकर साहब के अध्यक्षता में मीटिंग ली गई उसमें बहुत सारे अधिकारी नहीं आए, जैसे नगर पालिका के सीईओ कमिश्नर जो आना चाहिए था वो नहीं आए, और उसमें हमारे कई सारे सवाल थे। वक्फ बोर्ड के वक्फ अधिकारी नहीं आए, तो वक्फ के बहुत सारे मामले हैं जिसमें 6 करोड़ रुपए भरा गया। परभणी और पूना को पायलट प्रोग्राम बनाया गया, उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड पे वो सर्वे होना चाहिए था, सबकी गिनती होना चाहिए था, वो ज़मीनों की गिनती नहीं हुई। तो काटकर साहब ने ऐसा वादा किया कि अगले बारी आगे जैसे जैसे जो आपकी मांगियां हैं उस पर एक मीटिंग रख के हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप इससे मुतमईन हुए? आज की मीटिंग से तो मुतमईन नहीं है। इसी तरह हमारे साथ राजनीतिक क्षेत्र से जोड़े जाएंगे तो हमारे साथ पटेल साहब है। हम पटेल साहब से पूछेंगे, जलील पटेल साहब की आज जो मीटिंग ली गई है, आप अल्पसंख्यक के जो तो बहुत जल्द जिला है उसके बाद भी मीटिंग ली गई, उसमें आप जो तो समाधान और जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी उसी उठी क्या अधिकारियों के तहत। 18 दिसंबर ये अल्पसंख्यक हक दिन है और हक दिन के लिए तुम्हारा जो दिन उस दिन था उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई, वो समाधान कारक नहीं हुई। ऑनलाइन तुम्हारे मीटिंग थी, वो मीटिंग के अंदर जो भी मुद्दे रखना था वो मुद्दे रखने के लिए अधिकारी उपस्थित नहीं थे। उस दिन की मीटिंग कलेक्टर मैडम ने कैंसिल करे और 27 दिसंबर को मीटिंग रखे। उस दिन अधिवेशन चालू रहने की वजह से वो भी मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे, 3 तारीख की जनवरी की 3 तारीख को मीटिंग रखे। आज मीटिंग हो गई, लेकिन मीटिंग के अंदर लोक प्रतिनिधि होना चाहिए था। जैसा कि 3 जिलों के लिए खासदार को चुना गया केंद्र शासन ने अल्पसंख्यक विभागों के मसलों पे हल करने के लिए, जैसा कि यहाँ डॉक्टर फौजिया खान इनको चुना गया। लेकिन इन कलेक्टर ऑफिस से ऐसा पता लगा कि हमने उनको फ़ोन लगा के पूछा ऑफिस को मैडम के कि आज मीटिंग है, आप मैडम आने वाले हैं क्या, लेकिन ऐसा बताया गया कि हमको कोई पाचारण नहीं किया या हमको कोई बताया नहीं गया। तो हमने जो भी मुद्दे रखे सब हमारे जो भी कुछ मीटिंग के अंदर जो भी इंजू के अध्यक्ष सचिव और हमारे सब अध्यक्ष या पार्टी से जुड़े हुए लोग, ये इन्होंने जो भी मुद्दे रखे, जो भी मसला जिसने भी पूछा, तो वो कोई अधिकारी पर जवाब देना नहीं आया या उसको उस विभाग की कोई मालूमात जानकारी अल्पसंख्यक के लिए कोई नहीं थी। तो इसलिए हमने अपर कलेक्टर साहब से हमने कहे
कि ये जो भी हम आज जो भी सवाल पूछे सबने पूछे, लेकिन किसी को भी सही जवाब नहीं देना आया। तो हम अच्छी तैयारी करके तुम इनको दूसरे मीटिंग के अंदर हमारे जो भी अल्पसंख्यक की योजना है वो योजना के बारे में हमको जानकारी दो, और तुम्हारे अधिकारियों को सब योजनाओं के बारे में बताओ कि जो उनको ही मालूम नहीं तो समाज को, अल्पसंख्यक समाज को कहाँ से मालूम होंगे योजना। तो इसलिए हम आज की जो मीटिंग है, कलेक्टर, अपर कलेक्टर साहब ने हमको समाधान के हिसाब से उन्होंने हमको जवाब दिए, लेकिन जो हमने जो सवाल पूछे थे उसका कोई समाधान कारक जवाब नहीं है। इसलिए हम असमाधानी हैं आज के मीटिंग के ऊपर। भविष्य के अंदर जो भी योजना है तो पूरे योजना कलेक्टर ऑफिस से हमको पूरे बताना चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार माध्यम से ये प्रसार करना चाहिए और अल्पसंख्यकों को उसका लाभ मिलना चाहिए। 18 दिसंबर को जो अल्पसंख्यक की मीटिंग हर साल होती है, 18 दिसंबर को किसी वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसकी दूसरी तारीख 27 दिसंबर को दी गई थी, उस 27 दिसंबर को भी वो मीटिंग हुई नहीं। 8 जनवरी को जो आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो संबंधित अधिकारी होना चाहिए थे वो आज वो हाजिर नहीं थे या मुतमईन जवाब वो दे नहीं पाए। जलील पटेल साहब ने, अशफाक भाई ने और जो हमारे मलिकाबाजी जो हमारे पुराने यहाँ के कायद हैं, जो सवालात यहाँ पे पेश किए गए, अल्पसंख्यकों के जो मसले हैं, जो स्कीम होती है उस स्कीम की किसी तरीके से जो संबंधित अधिकारी है उनको कोई माहिती नहीं है। और आज जो 3 जनवरी को जो आज मीटिंग रखी गई थी अल्पसंख्यक की, ये अल्पसंख्यक की मीटिंग नहीं बल्कि एक अड़ावा मीटिंग थी जलील भाई। ये अड़ावा मीटिंग में सभी मुद्दे रखे गए, लेकिन हम कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि अगली तारीख दी जाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर ही बात हो। दूसरा, आज 3 मीटिंग थी। अल्पसंख्यक में सिर्फ अल्पसंख्यक की बात की जाएगी या मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यकों की और मुस्लिम समाजों की बात की जाएंगी। जो अल्पसंख्यक में आते हैं 15 का जो कार्यक्रम है, 15 कलमी कार्यक्रम, उसी पे बात की जाएंगी। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। और आज की मीटिंग में जलील भाई और हमारे मोइज अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कलेक्टर ऑफिस में अल्पसंख्यक कल्याण समिति की मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग से हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे कि अल्पसंख्यक के जो मसाइल है वो मसाइल के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही थी वहाँ पर। लेकिन जो भी बात हो रही थी आपस में, वो जो योजनाएं हैं अल्पसंख्यक की जो डिपार्टमेंट्स के तहत, उनको खुद ही कुछ मालूमात नहीं थी और वो एक दूसरे पर ही बहस और मुबाहिसा कर रहे थे। अल्पसंख्यक कमेटी की मीटिंग थी और इस अल्पसंख्यक कमेटी के मीटिंग में अल्पसंख्यक मंत्री ने अल्पसंख्यक ज़िला है दरगाह, ख़बरस्तान और शेत पानदान रास्ते के लिए जो निधि दिया था, वो निधि को दे के 2 साल हो गए, उसका वर्क ऑर्डर हो के 2 साल हो गए, लेकिन पालम के तहसीलदार वहाँ जाके नारियल फोड़ के रास्ते का काम चालू नहीं कर रहे। वहाँ के शेतकरी, वहाँ के अल्पसंख्यक लोग बार बार कलेक्टर ऑफिस, SDO गंगाखेड़, तहसीलदार मैडम, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद सुनील केंद्रेकर साहब, उनका दौरा हुआ था यहाँ। उनको ये बात बताए कि आप हमारे रास्ते के पैसे आए हुए हैं, वर्क ऑर्डर हुआ है और आप काम चालू करो, लेकिन तो भी अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक ख़बरस्तान को, दरगाह को जाने के लिए जो ये अहम पैसे होते हुए जो अहम मसला है ये हल नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने ये बात रखी। और सुशिक्षित बेरोज़गार जो अल्पसंख्यक जो संस्था है वो दूसरे ज़िलों में 1.5 2 करोड़ के काम हो रहे और अपने पास 1 लाख 1.25 लाख रुपए का काम हो रहा। और वो बात हमने अधिकारियों से पूछे तो वो बोले नहीं हमको नहीं मालूम, वो उनको बोले तो वो बोलते लेटर नहीं आया। तो डिप्टी कलेक्टर साहब जो यहाँ के जो अभी अध्यक्ष थे कमेटी के, उन्होंने खुद उन अधिकारियों से कहा कि आप क्यों पत्र व्यवहार नहीं करते, दूसरे जगह पे 2 करोड़ के काम हो रहे तो अपने पास भी 50 लाख के तो भी काम होना चाहिए। आप पत्र व्यवहार करो संबंधित शासकीय कार्यालय से और वहाँ से काम उपलब्ध करके अल्पसंख्यक समाज को कैसा यहाँ पे आर्थिक स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है, वो अल्पसंख्यक सुशिक्षित बेरोज़गारों को कैसा रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, उसके लिए कोशिश करो। ऐसे हमने यहाँ बात रखी है। ये जो मीटिंग है अल्पसंख्यक समाज के लिए, उत्थान के लिए, उनका विकास के लिए, उसके लिए जो तालुका प्रशासन और जिला प्रशासन के अंदर जो अधिकारी लोग आते हैं तो उनको जो ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसका उनको सही तरीके से फ़ायदा होना चाहिए। और जो भी उनके पेंडिंग इश्यूज़ है वो अगर सही वक्त पर निकलेंगे तो उसका उनको सही फ़ायदा हो जाएगा। ये उद्देश्य रख के ही आज मैंने सब लोगों को अगवा किया है, उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है ताकि अभी तक का जो
जो अढ़ावा हुआ वो अढ़ावा ध्यान में रखते हुए सब तालुका स्तरीय अधिकारी ने या जिला स्तरीय के अधिकारी ने उनको जो इष्टांक दिया है वो उन्होंने पूरा करना चाहिए। और अगली जो मीटिंग होगी वो मीटिंग में उन्होंने सही तरीके से उनको कैसा लाभ मिलेगा ये देखने के उनको जो भी चाहे वो ग्रामीण भाग का हो चाहे वो शहरी भाग का हो, जो भी योजना है शहरी भाग में ग्रामीण भाग में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है उसका उनको पूरा मौका या लाभ देना चाहिए। जिस तरह से आज अल्पसंख्यक अढ़ावा बैठक जो ली गई, इसमें तमाम जो आए हुए पॉलिटिकल एनजीओ और सेवा संस्था ये लोग पूरी तरीके से अफसोस और सिवाय अफसोस के कुछ बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ जो अधिकारी आए थे ये अधिकारी पूरी तरीके से मेच्योर यानी कि पूरी तरीके से जानकारी लेकर नहीं आए। और उसमें सोने पे सुहागा ये हालत रही कि सबसे बड़ी खेद की बात ये बताई गई कि महानगर पालिका शहर में जो चलाई जा रही है, आयुक्त परभनी ज़िले के जिला कलेक्टर ऑफिस में होने के बावजूद वो अपने मीटिंग में आ नहीं सके अल्पसंख्यक के, ये सब में बड़ी खेद की बात रही। और जो उनका प्रतिनिधि बनकर जो आया हुआ था वो एक भी सवाल के जवाब नहीं दे सका। इससे और लोगों में जो तो निराशा का माहौल दिखाई दिया। हम ये देखना चाहते हैं, हम हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि परभनी महानगर पालिका में 23 से 27 नगर सेवक मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ अगर से बौद्ध और ये अन्य पकड़े गए तो तकरीबन 30 से 32 नगर सेवक निकलते हैं। इसके बावजूद भी हमारा अल्पसंख्यक शहर में विकास नहीं हो रहा है, ये अफसोसनाक बात है। इस बात को आज यहाँ पर बताया गया। हमारी ये न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.